दोस्तों आज हम एक नया पेपर सेट सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका कोड है 824 NJ 824 NJ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब यह बनता है हमारा केवल अवतल दर्पण में, अवतल में। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल में बनता है। ठीक है, तो यह हमारा अवतल में बनेगा। ठीक है, चलिए यह अवतल में बनेगा, तो इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अवतल में बनेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से उसी वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो एक वस्तु है, उसके सामने प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब उसी लेंस के वस्तु का 3 गुना बनता है। मतलब प्रतिबिंब जो है 3 गुना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए वस्तु को 3 गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसको 3U लिख देंगे। तो अब आवर्धन पूछा है, तो आवर्धन यम बराबर हम लोग जानते हैं, यम बराबर क्या होता है? V अपन U। यम बराबर V अपन U होता है, तो हम लोग लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं V तो V ही है। अब जो है V का मान 3U है, सॉरी V का मान 3U है, तो यहाँ पे 3U लिख देंगे। और जो है यहाँ पे U तो ये U ही है, U से U कट गया, आ गया 3। आवर्धन कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक सभी लोग जानते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। चलिए अगला देखते हैं, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित नियम में से कौन सा नियम यूज किया जाएगा? तो देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम तो यूज नहीं किया जाता है प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए। जो है ओम का नियम भी नहीं ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लोग जानते हैं बल ज्ञात करने के लिए होता है, बल की दिशा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, यह प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसके प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर का है। मान लो एक गुटका है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है, उसका प्रत्येक भुजा 4 सेमी का है, 4 सेंटीमीटर का है। तो इसकी तली में स्थित किसी काले बिंदु की आभासी गहराई कितनी होगी? तो यहाँ पे तली है, तो यहाँ पे पूछा है यहाँ से आभासी गहराई कितनी होगी। वास्तविक गहराई तो हम लोग जानते हैं 4 सेंटीमीटर का इसका गहरा है, तो आभासी गहराई इसकी निकालनी है। तो वास्तविक गहराई हमको तो पता है, हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक n बराबर आभासी गहराई को हम लोग लिखते हैं, वास्तविक गहराई रियल डेप्थ RD होता है, और आभासी गहराई AD होता है, अपरेंट डेप्थ AD। ठीक है, तो रियल डेप्थ हमको जो है, अभी देखो इसका अपवर्तनांक दे दिया है, अपवर्तनांक 1.6, और रियल डेप्थ हम लोग जानते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। तो अपरेंट डेप्थ हमको निकालना है, AD निकालना है। अब AD इधर आ जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा 4/1.6। अब इसका गुणा 10 का ऊपर नीचे कर देंगे, तो हो जाएगा 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यहाँ पे भी 10 का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? AD बराबर 40/16, ये कट के आ जाएगा 16 दूना 32, 16/85, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, इसमें पूछा था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी F दे दिया है, कितना दिया है? 20 सेमी। ठीक है, उत्तल लेंस की 20 सेमी दिया है।
इसकी क्षमता P पूछा है, P बराबर क्वेश्चन मार्क, P बराबर क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो हमको P हम लोग जानते हैं कभी भी क्षमता में जो है फोकस दूरी हो जाता है, इसका मात्रक होता है फोकस दूरी के। देखो ये क्षमता जब निकालनी थी P=1/F होता है, ठीक है। यह F जो होता है मीटर में होता है, ठीक है। F जो है मीटर में होता है। अब इसको मीटर में करने के लिए हम लोग जानते हैं 20 को मीटर में बदलेंगे तो 20/100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। ये 0.2 मीटर हो जाएगा। तो हमको P का मान निकालना है 1/0.2, ये कितना हो जाएगा 1/0.2 बराबर हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 का गुणे 10/2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा इसका आंसर, 5 डायोप्टर डी, ठीक है। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं हम। एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली धारा का मान दिया है, I बराबर 10 दे दिया, ठीक है। प्रति सेकंड मतलब T का मान भी दे दिया है। एक इलेक्ट्रॉन की संख्या का गणना करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या N का गणना करना है, और E का मान भी दे दिया है। E बराबर कितना दे दिया है, E बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते 19, ऋण 19 होता है, तो ऋण 19, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं I बराबर Q/T होता है, लेकिन हम जो है यहाँ पे जो है Q बराबर या नहीं होता है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे NE/T, और I का मान हमको दे दिया है, I बराबर 10 दिया है, और N का मान हमको निकालना है। N बराबर क्या हो जाएगा, N का मान निकालना है, E का मान 1.6 गुणे 10 के घाते 19/1, T का मान प्रति सेकंड है तो इधर 1 आ जाएगा। अब 1 का गुणा इधर हो जाएगा तो यह हो जाएगा, 1 का गुणा इधर कर देंगे मान लो, तो ये जो है 1 का गुणा हो जाएगा तो यह 10 हो जाएगा, बराबर 1 N, क्योंकि थोड़ा सा जो है जगह कम पड़ रही है तो इसको थोड़ा सा फिर से सॉल्व कर देते हैं। जगह कम पड़ रही है, इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बस I बराबर दिया है 5 और N निकालना है क्वेश्चन मार्क, T बराबर दिया है 1 सेकेंड, तो हम लोग जानते हैं I बराबर NE/T होता है। I का मान 10 दिया है, ये 5 में 10 है, ये 10 है, I का मान 10 दिया है, और N का मान निकालना है। E का मान 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19 लिख लेंगे बटे 1। अब एक इधर गुणा में हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 बटे 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19 बराबर हो जाएगा N बराबर क्या हो जाएगा। अभी देखो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100/16, 100/16, और 10 घाते 19 ऊपर चलाएगा तो 10 घाते 19 हो जाएगा, यह प्लस में 19 हो जाएगा, ऊपर चला गया तो 10 के घाते 19 हो जाएगा। अभी जब 100 को काटेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 16×5=80, फिर 16×5=80, 20 बज गया, 16×6=96 होता है, 16×6=96, इसको 16×6=96 काट देंगे, फिर 4 बज गया, 16×2=32, फिर कितना बचा 16×2=32, फिर बच जाएगा 8 बच जाएगा, 16×5=80 गुणे 10 के घाते 19, ये हो जाएगी हमारे इसकी संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी इतनी हो गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 10 की घाते 19। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, इसको पढ़िए। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले एक अन्य वाहन को देखने पर 6 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। एक उत्तल दर्पण लगा है। तो किसी समय तक एक वाहन को दर्पण 6 मीटर, देखो इसमें जो है उत्तल दर्पण 6 मीटर वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या r बराबर 6 मीटर। वक्रता त्रिज्या r बराबर 6 मीटर है। हम लोग जानते हैं F इक्वल टू r/2 होता है, बराबर 6/2 बराबर 3 आ जाएगा। ये हमारा F का मान 3 आ गया। F का मान 3 आ गया, ठीक है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए हम लोग जानते हैं, उत्तल दर्पण के लिए फोकस का मान क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस का मान प्लस में होता है। तो F बराबर 3 हो जाएगा। और पीछे से एक जो है किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब U का मान दे दिया है 6 मीटर। U का मान 6 मीटर, तो 6 हमेशा जो है ये माइनस में U का मान हमेशा होता है। तो हम लोग जानते हैं 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो अब देखिए F का मान हम जो है जानते हैं 1/3 बराबर 1/V माइनस 1/6 हो जाएगा। यह -6 वाला जाके ऊपर लग गया, -1/6 हो जाएगा। अब जो है अब इसको ला देंगे हम लोग इधर, 1/V बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 कैल्शियम लेंगे, बराबर हो जाएगा 1/V बराबर 3/6 आ जाएगा। V बराबर 2 आ जाएगा, V बराबर 2, V बराबर 2 आ गया, 2 ये प्लस में आ रहा है, V बराबर 2। तो कितनी दूरी पर उसका जो है स्थिति कहाँ है, दर्पण से 2, दर्पण के पीछे 2 मीटर, ठीक है। मीटर में है तो ये मीटर में रहेगा, ठीक है। दर्पण के पीछे 2 मीटर, ठीक है। अब इसका आकार पूछा है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति बोल दिया, आकार पूछा है, आकार। तो हम लोग जानते हैं यम बराबर होता है -V/U। यम बराबर हम लोग जानते हैं V का मान 2 दे दिया है, U का मान -6 है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3 गुना किसका, 1/3 गुना वस्तु का 1/3 गुना बड़ा। 1/3 गुना बड़ा, ठीक है, हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष बोल दिया तो एकदम आसानी से हम लोग जान गए कि कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो अधिकतम 10 मीटर तक की दूरी देख ही सकता है, बस 10 मीटर वो देख ही सकता है। तो इसका मतलब उसका V का मान प्रतिबिंब कितना दूर बनता है, वह 10 मीटर बनता है, ठीक है। V 10 मीटर बनता है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस रहता है तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब तो माइनस हो जाएगा। और उसको सही दृष्टि के लिए कितनी फोकस दूरी और कितनी क्षमता को, मतलब जो है उसको अनंत दिखाने के लिए, मतलब U हमको जो है अनंत दिखाना है, जहाँ पे उसको देखना है वहाँ पे देखने के लिए उसको जो है अनंत देखना है ना। कभी भी किसी की आँख बनवाओगे तो अनंत तक देखने के लिए बनवाओगे ना, तो कम से कम खाली 10 मीटर तक देख ही सकता है अधिकतम। तो जो है अब हम जानते हैं फार्मूला लगाएंगे 1/F
इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस वाला फार्मूला लगता है इसमें। अब एफ का मान तो हमको निकालना है 1/f, 1/-10 माइनस 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो ये 0 हो जाएगा, अनंत है तो यह 0 हो गया। ठीक है, अब एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर यहाँ से हो गया -10 मीटर। मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा, फोकस दूरी -10 मीटर। अब क्या पूछा है, क्षमता पूछा है। P इक्वल टू 1/f मीटर में। ठीक है, P इक्वल टू 1/-10 बराबर 0.1 डी। इसकी क्षमता -0.1 डी रहेगा। ठीक है, इसकी क्षमता -0.1 डी रहेगा। अब अगला वाला हमारा क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण पे लिखा है 2.3 किलोवाट 230 वोल्ट दिया है। तो हम जो है P का मान दे दिया है, P का मान 2.3 किलोवाट के W दिया है, तो इसको वाट में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 2.3 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा 2300 वाट। 2300 वाट दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है 230 वोल्ट का जो है क्षमता से कार्य करने के लिए इसे कितने धारा प्रवाहित होगी। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू W/T होता है। पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए P इक्वल टू W/T होता है। तो हमको जो है इसमें क्या दिया, P दिया है और V दिया है और धारा निकालना है। तो समय भी दे दिया है, T भी दे दिया है, T बराबर भी दिया है 10 घंटे। ठीक है, T भी दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला P इक्वल टू VIT, P इक्वल टू VIT होता है। तो हमको P का मान पता है, VIT नहीं होता है, P इक्वल टू VI होता है, T नहीं होता है, क्योंकि P का जब फार्मूला लगता है तो उसमें T नहीं था। P इक्वल टू VI हो गया। तो ये जो है P का मान हमारा 2300 है, 2300। और ये देखो V आ जाएगा यहाँ से गुणा में, तो बटा में जाएगा 230। ठीक है, बराबर I बराबर क्या आ गया, I बराबर 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर आ गया, I बराबर 10 एम्पियर। तो बोला है प्रतिरोध की गणना करना है। और हाँ, V इक्वल टू IR हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू IR भी जानते हैं हम लोग। एक फार्मूला आता है V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो हम लोग V का मान 230 जानते हैं, 230, और I यहाँ बटा में आ जाएगा। I का मान हमको पता है 10, तो R का मान आ जाएगा। R का मान क्या है, R दिया जो 0 कट गया, R का मान 23 ओम। ये R का मान आ गया 23 ओम, R का मान 23 ओम आ गया। तो अब हम जो है निकालना है, और क्या निकालना है हमको, R का मान भी निकल गया। अब हमको निकालना है कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो W बराबर हम लोग W ऊर्जा बराबर ऊर्जा या जो है यूनिट ऊर्जा
यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा। दिन रहता है तो दिन लगा देंगे, बटे 1000 होता है। तो ऊर्जा निकालना है हमको, तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा ऊर्जा W या U कुछ भी लिख सकते हैं। वाट हमारा जो है 2300 है, गुणे 10 बराबर हो जाएगा 23 बटे 1 गुणे 10 बटे 1000 भी होगा ना। एक हजार, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये वाला ये दोनों इस दोनों कर दिए। 23 यूनिट आ जाएगा, 23 यूनिट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के तार की लंबाई दे दिया है। लोहे की तार की लंबाई L1 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो आयतन का नाम ले लिया है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन का नाम लिया तो हमको आयतन में तो बदलना ही पड़ेगा। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपान A। तो L1 के लिए हम लोग करेंगे R1 हो जाएगा। इसके लिए R1 का मान दे दिया 5 ओम, रो L1 है अपान A1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है हमको क्षेत्रफल को बदलना होगा आयतन में। क्षेत्रफल को आयतन बदलना होगा तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है, गुणे L होता है। तो हम जो है इसमें लंबाई का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, L1 बटे L1 कर देंगे, आ जाएगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा रो L1 अपान L1 का स्क्वायर हो गया है ना। L1 गुणा हो जाएगा L1 का स्क्वायर बटे V1, L1 का स्क्वायर बटे रो L1 का स्क्वायर बटे V1। ठीक है, V1 ये हो गया। ठीक है, L1 का स्क्वायर बटे V1 हो गया। अब हमको बोला है कि इसकी लंबाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो पुनः तो R2 का मान ज्ञात कीजिए। R1 का मान हमको पता है, R2 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बदला जा रहा है, आयतन वही है, कुछ भी नहीं बदला, केवल लंबाई बदली जा रही है। तो यहाँ पे बोला है लंबाई बदल दी जाए, मतलब जो है L2 जो है बराबर हो जाए 2L1 के। मतलब जहाँ L1 है वहाँ पे 2L1 कर देना है। ठीक है, 2L1 के। तो हम लोग जो है R2 का मान निकालेंगे। R2 बराबर तब हम लोग लिखेंगे रो L2 अपान आयतन वही है V1, आयतन वही है V1। R2 का मान हमको निकालना है, रो तो ही रहेगा, R2 रो L2 का मान हमको जो है पता है 2L1। L2 देखो अब यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है, तो इसको जो है V1 में रखने के लिए इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 2L1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे V1। ठीक है, अब इसको जो है आगे लगाते हैं। R2 बराबर 2L1 का होल स्क्वायर बटे V1, यही ना था।
ये रो भूल गए, यहाँ पे रो लिखना है, थोड़ा सा गलती होगी। रो 2l1 का होल स्क्वायर बटे v1। R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो 4l1 का स्क्वायर बटे v1। अब हमको जो है R2 बराबर हो गया 4 बाहर कर लेंगे, रो l1 का स्क्वायर बटे v1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए रो l1 का स्क्वायर बटे v1 बराबर हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे रो l1 का स्क्वायर बटे v1 बराबर 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 गुणे इसका पूरे का मान 5 है, बराबर कितना हो जाएगा, 20 ओम। 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 R2 R3 सभी समान है, R4 R3 समान है तो 30 ओम में सब है, R4 10 ओम है, R5 R6 40 ओम है, और बैटरी का वोल्टेज भी दिया है 16 वोल्ट। तो और क्या निकालना है, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध इसका 0 है, और इसमें बने वाली I1 I2 6 धारा ज्ञात करना है, V1 V2 V3 V6 तक इसका जो है वोल्टेज भी ज्ञात करना है, अलग अलग परिपथ में बने वाली कुल विद्युत धारा भी ज्ञात करना है। तो देखो यह तीनों तो समांतर क्रम में है, तो हम मान लेंगे, मान लो 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 3/30 बराबर हो जाएगा 1/10। r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 10 ओम। हमारा मिल गया r डैश का मान 10 ओम, और R4 का मान भी 10 ओम है, 10 ओम। R4 का मान 10 ओम है। तो देखो इसको हम 10 ओम को जो है, ये जो इसका मान जो है इसको हम दिखा देते हैं। ये जो है इसका मान आया है R4 और R डैश का मान। ठीक है, तो आगे हम जो है देखते हैं अगला सवाल, इसी में का अगला। अब देखो R5 तथा R6 ये जो है दोनों फिर समांतर क्रम में, तो इनको भी जोड़ लेंगे। 1/r डबल डैश इसको मान लेंगे बराबर 1/r5 प्लस 1/r6। 1/r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/40 प्लस 1/40 बराबर हो जाएगा 2/40 बराबर हो जाएगा 1/20। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/20। r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 20 ओम। तो हम लोग जानते हैं, अब देखो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा देख लो यहाँ पे कि ये तीनों जब मिल गए, ये तीनों मिल गए तो एक मिल के हो गए, कुल मिला के 10 ओम हो गया। यह मिला तो इसका 10 ओम तो दिया ही है, ये जो है इन दोनों मिल के 20 ओम हो गए। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो है यह इसका दूसरा सिरा इसके वाले पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, मतलब यह श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तीनों का मान हम लोग जोड़ लेंगे, तो परिणामी R बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी R बराबर 10 प्लस 10 प्लस, इसको 10 प्लस 10 नहीं इसे लिख लेते हैं, R डैश प्लस R4 प्लस R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 20। R बराबर क्या हो जाएगा,
आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 ओम। ये परिणामी हमारा आ गया। ये परिणामी 40 ओम आ गया तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला V इक्वल टू आई आर होता है। तो इससे हम जो है धारा निकाल लेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा आर का मान 40 है, यह आ जाएगा 0.4 एम्पियर हमारा इसका जो है धारा आ गया। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखो ये जो है धारा, यह धारा जो है तीनों में समान बह रही है। मतलब जो है 0.4 जो है यहाँ से बह रही है, 0.4 यहाँ, 0.4 यहाँ, यह 0.4 ये तीनों में फैल रही है। तो मतलब जो है एक में जो है 0.4/3 होगा, तो R1 के लिए 0.4/3, R2 के लिए 0.4/3, R3 के लिए 0.4/3 होगा। इसी तरह इसमें 0.4/2 होगा, क्योंकि दो इसमें एक साथ मिले तो इसमें 2 हो जाएगा, 0.4/3 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके यहाँ पे देखते हैं इसका मान क्या हो जाएगा। अब देखो, अब हमको जो है V का मान निकालना होगा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I1 R1। मान लो I1 R1। अब V1 का मान हमको निकालना है, I का मान। अब देखो I1 जो है वो जब उसके लिए पहले रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे, जब पहले रेजिस्टेंस के लिए, तो वहाँ पे हो जाएगा 0.4। तो हमारा I का मान है बटा 3 कर देंगे, I1 के लिए हो जाएगा। R1 का मान हमारा 30 है, ये V1 का मान निकल रहा है। V1 बराबर ये 3 से कट जाएगा तो 10 आएगा यहाँ पे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 वोल्ट ये हो जाएगा। ये 4 वोल्ट हो गया V1 का मान, ये हमारा V1 का मान 4 वोल्ट हो गया। अब V2 इसी तरह हो जाएगा। V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे V2 का मान, यहाँ पे वही सेम 4/0.4/3, 30 वोल्ट इसके लिए भी है, तो 30 का गुणा V2 बराबर भी क्या आ जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। V3 बराबर भी क्या हो जाएगा वही 10 ही वोल्ट, 10 नहीं 4 वोल्ट है जी, गलती हो गया, 4 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ भी 4 वोल्ट हो जाएगा, सब 4-4 वोल्ट आ गए V3 तक। अब V4 का हमको निकालना है। V4 के लिए V4 जब होगा यहाँ पे तो I4 गुणे R4। अब इसका I4 का मान हम जानते हैं 0.4 है, गुणे R4 का मान 10 है, बराबर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ये हमारा इसका आ गया 4 वोल्ट, V4 का मान 4 वोल्ट आ गया। अब V5 इसी तरह निकालेंगे। V5 बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं I का मान कितना है इसमें 0.4। देखो 0.4 तो उसमें I5 के लिए रहेगा, लेकिन इसमें 2 हैं, समांतर क्रम में 2-2 मिलके बने हैं, तो बटा 2 हो जाएगा, गुणे 40 वोल्ट है तो ये 40 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 20। देखो V5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से 40 तो ये 20 आएगा, 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8 वोल्ट। और इसी तरह जो है V6 बराबर भी आ जाएगा 8 वोल्ट। ये जो दोनों बराबर ही हैं तो ये भी हो जाएगा 8 वोल्ट। इसका भी मान आ गया 8 वोल्ट। V6 का मान 8 वोल्ट लिख दिए, चलो लिखते रहे 8 वोल्ट, ये हो गया। अब V का मान तो आ गया, अब R का मान निकालना शुरू करेंगे। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर ही फार्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है, तो R इक्वल टू V/I होता है। अब इसी से निकाल लेंगे। R1 बराबर क्या हो जाएगा V1 का मान V1/I1। V1 का मान कितना आया है हमारा, वोल्टेज कितना है इसमें, V1 कितना आया है हमारा 4 आया है ना, V1 हमारा 4 आया है, पीछे करके देख लो वीडियो। V1 का मान 4 आया है। I1 का मान हमारा कितना आया है, I1 का मान जो आएगा उसी को लिख लेंगे, अभी दिखा रहे हैं I1 का मान कितना आया है। देखो
यहाँ पे ये हो गया ना। अब निकालना क्या था, आर नहीं निकालना था हमको, निकालना था भी आई निकालना था, एक गलती कर दी यहाँ पे। आर नहीं निकालना था, R1 R2 का मान तो दिया है यहाँ पे, जो है गलती ही कर दिए। आई का मान निकालना था, तो आई हो जाएगा आई इक्वल टू V/R। I1 इक्वल टू हो जाएगा V का मान कितना है, V1 का मान 4 वोल्ट है, और R1 का मान कितना है, R1 का मान 30 है। क्या आ जाएगा, 2/15 यही होगा। और I2 का मान क्या हो जाएगा, I2 का मान V2 का मान जितना होगा 4/30 बराबर 2/15। इसी तरह I3 का मान क्या हो जाएगा, इसका भी 2/15 ही होगा, उसी तरह आ जाएगा। I4 बराबर क्या हो जाएगा, I4 बराबर V का मान उसके लिए कितना है, V का मान V4 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, V4 बराबर 4 वोल्ट इसका भी आ जाएगा, और V4 बराबर 4 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका R4 कितना हो, R4 हमारा 10 है, तो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर ये आ जाएगा। I5 का मान, I5 के लिए V5 हमको चाहिए, V5 8 है, और I5 के लिए R का मान कितना है 40 है, ये हो जाएगा 8×40 1/5 या फिर 0.2 है। ठीक है, 0.2 I5 का मान। I6 का मान भी निकालेंगे। I6 बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/V6/R6। I6 बराबर क्या हो जाएगा, V6 का मान हमको पता है, V6 का मान क्या रखेंगे, V6 का मान 8 वोल्ट है, और R6 का मान क्या आ जाएगा, R6 का मान 40 आ जाएगा। इसको फिर काटेंगे 1/5, ये फिर काटेंगे तो 0.2 एम्पियर ये भी आ जाएगा। यही हमारे आंसर्स हो गए। कौन कौन से आंसर हो गए, इसको हम जो है थोड़ा सा टिक कर देते हैं। ये हमारा एक ए आंसर हो गया, एक I6 ये हो गया, I5 0.2 ये का आंसर ये हो गया, और I4 ये का आंसर ये हो गया, I3 ये का आंसर ये हो गया, I2 ये भी एक आंसर है, और I1 ये भी आंसर है, और ये बराबर बीच में है। ये 8 वोल्ट ये भी आंसर है, ये 8 वोल्ट है ये भी आंसर है। ये हमारा V5 का मान, V4 का मान 4 वोल्ट ये भी आंसर है, और V3 ये भी 4 वोल्ट है, V2 भी 4 वोल्ट ये भी आंसर है, और V1 4 वोल्ट ये भी आंसर है। ये सब हमारे आंसर हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें।